हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम बाबर, योर जीएस फैकल्टी एट ट्रिपल एस क्लासेस। दिस इज लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम जनरल इकोनॉमिक्स फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट इसके ऊपर लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स देखे होंगे, आपने देखा होगा हमने इसको किस लेवल पे हम लेकर गए थे। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, मैं अब भी आपको बता रहा हूं, इस लेवल पे जेकेएसएसबी कभी नहीं जाने वाली, नेवर। ठीक है, इसलिए अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, वो जो भी पूछेगी वो इसके कंपैरिजन में बहुत आसान आपको लगेगा। ओके, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था। मैंने आपको नए क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाया था, सिचुएशन बेस्ड। जैसे यूपीएससी पूछती है ना, मिस्टर एक्स ने ऐसे 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 किया, ठीक है, तो अब आपके पास ये स्टेटमेंट से बताओ अब नीचे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वैसे क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिकॉज दिस इज द पीक। अगर ये हो गया, ये आपने कर लिया, नो वन इज गोना स्टॉप यू। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप महारथी बन जाओगे भाई, आप नहीं रुकोगे। ये इकोनॉमिक्स है, इसके बाद हम जीएस पर भी आएंगे। तो सबसे पहले हम उनको ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे। उन क्वेश्चंस को आप में से बहुत सारे बच्चों ने उनको सॉल्व किया था। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है तो अच्छी बात है, बट अगर आपने कोई एआई टूल यूज किया है तो फिर बहुत गलत बात है। आपको इन्हें खुद सॉल्व करना चाहिए था। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 35। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब मेरे साथ सॉल्व करो, ध्यान से सुनना, कितना आसान है। दिखने में तोप है, लेकिन देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। ओके, मिस्टर एक्स कंज्यूम्स टी एंड कॉफी। कहते कोई मिस्टर एक्स है, वो क्या कंज्यूम करते हैं? टी एंड कॉफी विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। तो वो टी भी पीते हैं, वो कॉफी भी पीते हैं, लेकिन कहता है ये सब्स्टिट्यूट है, यानी कि एट अ टाइम एक या तो टी पिएंगे या तो कॉफी पिएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है टी नहीं मिली तो कॉफी पिएंगे, कॉफी नहीं मिली तो टी पिएंगे। शाबाश। ही आल्सो कंज्यूम्स टी एंड शुगर टुगेदर। और वो क्या करता है? टी प्लस शुगर टुगेदर, एक साथ। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपको चाय पीनी है तो उसमें चीनी तो डालनी पड़ेगी, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है। चलिए ठीक है, समझ गए। हमारे पास टी एंड कॉफी है जो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री नहीं, सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब टी नहीं तो कॉफी। लेकिन टी और शुगर है जो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी टी में शुगर डालनी है। कहता है एक पार्टिकुलर मंथ, किसी एक महीने में, जून जुलाई कुछ भी महीना, प्राइस ऑफ कॉफी राइज। कॉफी जो है ना, कॉफी की क्या हो गई? कॉफी की प्राइस बढ़ गई। क्या बढ़ गई? कॉफी की प्राइस बढ़ गई, कॉफी महंगी हो गई। अच्छा ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर फॉल। लेकिन चीनी जो है, चीनी सस्ती हो गई, चीनी सस्ती हो गई। ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर फॉल, टीज ओन प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन टी की प्राइस कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, एंड मिस्टर एक्स इनकम इज अनचेंज। तो मिस्टर एक्स की जो इनकम है ना, इनकम भी क्या रहेगी? वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। आई बात समझ? ये हमारे पास कंडीशंस हैं। आपको ये चीजें समझ आ गई? चलो फिर से देखो हमारे पास क्या क्या है, ध्यान से सुनो। कह रहा हमारे पास टी और कॉफी है, जो क्या है? सब्स्टिट्यूट है। टी अगर नहीं मिली तो कॉफी पिएगा, कॉफी नहीं मिली तो टी पिएगा। फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास बता रहा है कि जो टी है और जो शुगर है वो एक साथ लेता है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। चाय में चीनी डालनी ही डालनी है। हमने कहा चलो ठीक है, फिर समझ गए। कहता अब कंसिडर करो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स। तो नीचे कितनी है? 4, ए बी सी डी। इन 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और फिर विच अमंग द अबोव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फिर हमें बताना है ए बी सी डी करके जवाब देना है। आई बात समझ? तो देखो अब यहां पे तमाशा। द राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफी। कॉफी देखो, कॉफी की प्राइस बढ़ी ना,
टेकन अलोन वुड शिफ्ट टीज डिमांड करो टू द राइट। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि कॉफी महंगी हो गई, कॉफी महंगी हो गई। अगर कॉफी महंगी हो गई तो कॉफी क्या है हमारे पास, क्या दी है, इसका सब्स्टिट्यूट दिया है। सब्स्टिट्यूट क्या है, टी है, और टी की प्राइस तो अपनी जगह है। तो आप रोज सुबह उठ के कॉफी पीते थे, आपको पता लगा ये 10 रुपए वाली जो कॉफी थी 100 रुपए की हो गई। अब आप क्या पियोगे, अब आप वापस से आ जाओगे लिप्टन चाय, मीठी चाय, नून चाय, ठीक है, आप फिर से चाय पियोगे। यानी चाय की डिमांड बढ़ेगी। तो जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है उसका डिमांड करो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। याद है ये कॉन्सेप्ट, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड पे क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। ओके, ये कैसे शिफ्ट होता है वो एक लंबी कहानी है, बस यहां पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या बता रहा है, द फॉल इन द प्राइस ऑफ शुगर, शुगर की कीमतें कम हो गई। टेकन अलोन, ठीक है, टेकन अलोन का मतलब सिर्फ शुगर दिमाग में रखना है कि भाई शुगर क्या हो गया, शुगर सस्ता हो गया। तो इससे क्या होगा, वुड शिफ्ट टीज डिमांड करो टू द राइट वर्ड। तो अगर चीनी, ध्यान से सुनना, अगर चीनी सस्ती हो गई, चीनी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, चीनी के साथ हम क्या लेते हैं, चाय। तो पहले चीनी बहुत महंगी थी, अब चाय नहीं ले पाते थे। यार चीनी इतनी महंगी है, चाय पीकर क्या करेंगे, पता लगा चीनी सस्ती हो गई, बनाओ चाय, बनाओ चाय, सुबह भी चाय, दिन को भी चाय, 4 बजे भी चाय, ठीक है। यानी चाय की डिमांड बढ़ेगी। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड करो कहाँ शिफ्ट होता है, राइट वर्ड, डिमांड बढ़ी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इंक्रीज इन डिमांड पढ़ा था जिसमें राइट वर्ड शिफ्ट होता है, वहां पर हमने ये चीज पढ़ी थी कि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस डिक्रीज होती है। इस केस में क्या होता है, इस केस में डिमांड बढ़ती है और राइट वर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है डिमांड करो में। वही हुआ था, प्राइस बढ़ी थी किसकी, सब्स्टिट्यूट गुड की, प्राइस कम हुई थी किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की, ठीक है। डिमांड करो क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। कितना आसान था, दिखने में इतना डिफिकल्ट लग रहा था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बता रहा, सिंस बोथ चेंजेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है, एक सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो टी का जो डिमांड करो है विल अनएम्बिगुअसली शिफ्ट राइट वर्ड। क्या, टी का डिमांड करो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो हमने देख लिया, राइट वर्ड शिफ्ट होता है। ओके, दोनों का शिफ्ट होता है, ठीक है, राइट वर्ड। ऑल दो द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन वो कितना शिफ्ट होगा, वो कितना शिफ्ट होगा, यानी कि हमें ये तो पता चला कि भाई वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन वो कितने यूनिट्स आगे शिफ्ट होगा, आगे कितने यूनिट्स शिफ्ट होगा, क्या हमें वो पता है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट नोइंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ईच इफेक्ट। तो ये बात बिल्कुल सच है, हमें ये तो पता है कि वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ओके, ये एक लॉ है कि भाई राइट वर्ड तो उसने शिफ्ट होना है, लेकिन वो राइट वर्ड कितना शिफ्ट होगा उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है। इवन कि जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो, लॉ ऑफ डिमांड का भी जो एक लूप होल है, जो एक डीमेरिट है, वो यही है कि उसमें हमें ये तो पता चलता है कि जब प्राइस किसी चीज की कम हो जाएगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड कितनी बढ़ेगी ये हमें पता नहीं होता है। अगर प्राइस किसी चीज की बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन डिमांड कितनी कम होगी ये हमें पता नहीं है। यहां पर भी वही केस है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ओके, फिर बता रहा, सिंस बोथ चेंजेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में दोनों काम कर रहे हैं। टी टी का जो डिमांड कर है वो कह रहा अनएम्बिगुअसली लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, बात यहीं पे खत्म, लेफ्ट वर्ड नहीं होता, राइट वर्ड होता है, ये गलत है। तो तीन स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, कितनी करेक्ट है, हमसे पूछा है कितनी करेक्ट है, ए बी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दिखने में आप में से बहुत सारे बच्चों ने इधर ही छोड़ दिया होगा, कॉपी पेस्ट करके डाल दिया होगा चैट जीपीटी पे, जबकि मैंने आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखाया। क्या था ये, अगर ये सॉल्व किया ना, मुझे पता है जेकेएसएसबी ये नहीं पूछेगी, लेकिन अगर ये सॉल्व किया ना आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं आपको तैयार कर रहा हूं क्या, एक बड़ी जंग के लिए, बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहा हूं, ठीक है। फिर गली मोहल्ले की जो लड़ाइयां हैं वो आप खुद ही निपटा दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे ना, ये मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, फिर हम आगे सिंपल वाले क्वेश्चंस करेंगे।
अब यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा और नॉलेज लगेगा। ओके, अगर आपने इंडिफरेंस स्कोर बजट लाइन अच्छे से नहीं पढ़ी, ऊपर ऊपर से पढ़ी है, बस इंडिफरेंस स्कोर की प्रॉपर्टीज रटी हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। मिस्टर एक्स, ये आपको बहुत परेशान करेगा। स्पेंड हिज एंटायर फिक्स्ड इनकम ऑन टू नॉर्मल गुड्स ए एंड बी। कहता है एक गुड ए है, एक गुड बी है। आपने गुड ए खरीदा, गुड बी खरीदा, कितना खरीदा या भी हमें पता नहीं है, लेकिन आपके पास जितने भी पैसे थे, मानो आपके पास 500 रुपए थे मिस्टर एक्स के पास, वो 500 रुपए लगाकर इन्होंने ये दोनों चीजें खरीद ली, ए भी खरीद लिया, बी भी खरीद लिया। ठीक है, हो सकता है ए 3-4 खरीदे होंगे, बी 5-6 खरीदे होंगे, लेकिन पूरी की पूरी इनकम लगा के ये दो चीजें उन्होंने खरीदी। ठीक है, अब उनको अपना अपना सेटिस्फेक्शन हो सकता है, ए 3 खरीदी होंगी, बी 2 खरीदी होंगी। ठीक है, या ऐसा हो सकता है ए 4 खरीदी होंगी, बी 1 खरीदी होंगी। ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि भाई उसका जो इंडिफरेंस कर्व है, जिसके ऊपर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर हमें वो सेटिस्फेक्शन दिखाई देती है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, हर एक पॉइंट के ऊपर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है आपको। ओके, कहता है इंडिफरेंस कर्व भी बिल्कुल सही है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहता है लेकिन सपोज करो गुड ए की जो प्राइस है, 2 गुड्स खरीदे, कह रहा सपोज करो गुड ए की जो प्राइस है वो गिर गई। अच्छा, व्हाइल द प्राइस ऑफ गुड बी, गुड बी की प्राइस क्या है, अनचेंज्ड, और मिस्टर एक्स की जो इनकम थी ना, जो इनकम है वो भी कांस्टेंट रहेगी, 500 थी या 5000 थी। ठीक है, उन्होंने अपनी वो पूरी इंटायर इनकम लगा दी थी, इस बात का ख्याल रखना, पूरी इनकम लगा दी, पूरे के पूरे पैसे खर्च किए थे, ए और बी 2 गुड्स खरीदे थे। लेकिन अब ऐसा होता है, उनको पता लगता है कि भाई ए की प्राइस तो कम हो गई, ए की प्राइस क्या होगी, कम होगी, बी अपनी जगह फिक्स है। तो अब कंसिडर करो नीचे वाली स्टेटमेंट, अब क्या हो सकता है, अगर ऐसा हुआ ए की प्राइस कम हो गई और बी की प्राइस अपनी जगह रही और आपकी इनकम भी फिक्स है, तब यहां पर क्या होगा। सबसे पहले बता रहा है बजट लाइन विल रोटेट आउटवर्ड pivoting at the same intercept on the axis representing good B। ठीक है, तो बजट लाइन के केस में हमने बजट लाइन का शिफ्ट भी पढ़ा था। शिफ्ट कब होता है, जब दोनों गुड्स की प्राइसेस चेंज होती हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक की होगी उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे रोटेट करती है। क्या करती है, रोटेट करती है। चेंज, जब चेंज क्या होगा, प्राइसेस में होगा, लेकिन सिर्फ एक में। ओके, सिर्फ एक में होगा, तब हमें रोटेशन देखने को मिलती है। अब ये क्या बता रहा है कि भाई बजट लाइन क्या होगी ना, क्योंकि अगर सिर्फ ए है, ए है, ए की प्राइस कम हो गई, जैसे कि यहां पर बता रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल, एक्स जैसे यहां पर एक्स है, एक्स की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो पहले जो था आपकी बजट लाइन ये थी, रेड वाली, ए बी, रेड वाली दिखाई दे रही है, रेड वाली सबकी बजट लाइन, गलत जगह बना रहा हूं, ये रेड वाली थी आपकी बजट लाइन। ठीक है, लेकिन फिर क्या हो गया, एक्स की प्राइस, ठीक है, एक्स की प्राइस कम हो गई। ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा, बजट लाइन विल रोटेट टू द राइट, क्योंकि अब आप ज्यादा चीजें खरीद पाओगे ना, अब आप एक्स और कंज्यूम कर पाओगे, आगे और बढ़ पाओगे। लेकिन क्योंकि बी फिक्स है तो ये वहीं रहेगा, बस यहां से आप आगे थोड़ा शिफ्ट हो जाओगे तो आप नई बजट लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या बता रहा है कि भाई बजट लाइन जो है क्या करेगी, रोटेट करेगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ हुई ना, ये बाहर की तरफ हुई, एट द सेम इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द गुड बी, रिप्रेजेंटिंग द गुड बी। लेकिन जहां पर गुड बी है वहां पे क्या होगा, वहां पर वो अपने ही उसी पॉइंट पे रहेगी। जैसे कि यहां पर आप देखोगे एक्स की प्राइस हो गई चेंज, तो एक्स पे तो रोटेट हो गई, लेकिन जो गुड वाई था, गुड वाई पे जिस पॉइंट पे ये खड़ी थी वहां पे ये वहीं पे एज इट इज रही, क्योंकि उसकी प्राइस चेंज नहीं हुई, तो यहां से ये हिलेगी नहीं। हिलेगी कहां पर, जहां पर चेंज आया है, तो वही बात यहां पर बता रहा है। ठीक है, चेंज किस में आया है, ए में आया है, तो वहां पे क्या करेगी, रोटेट करेगी, लेकिन जिस पॉइंट पे बी को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर क्या करेगी, वहां पे अपनी ही जगह रहेगी, पाइवोटिंग एट द सेम इंटरसेप्ट, यहीं पर रहेगी, बस यहां से रोटेट हो जाएगी आगे की तरफ। ओके, यही होता है। ओके, ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, अगर ए की प्राइस कम हो गई, ए की प्राइस कम होगी,
ठीक है, ए की प्राइस कम हो गई तो वो यहाँ बी है, यहाँ पर थी, अगर बजट लाइन ये थी तो यहाँ पर अपनी जगह फिक्स होकर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। फिर बता रहा है एट न्यू इक्विलिब्रियम, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि बजट लाइन शिफ्ट हो गई, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? उसके लिए सबसे पहले तो कंडीशंस हैं कि भाई जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, जबकि हमें यहां पर पहले ही बताया है कि उसका जो इंडिफरेंस कर्व है वो वेल बिहेव्ड है, जबरदस्त है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, पहली कंडीशन हो गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या है इसके लिए? दूसरी कंडीशन ये है कि भाई जो इंडिफरेंस कर्व है उसको बजट लाइन एक पॉइंट पे टच करनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, बजट लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट, टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, एक ही पॉइंट पे टच करनी चाहिए। ओके। और तीसरी कंडीशन है कि भाई जिस पॉइंट पे वो टच करती है वहां पे दोनों का स्लोप, बजट लाइन का स्लोप, बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एमआरएस आपके प्राइस रेशो के बराबर आना चाहिए, यानी प्राइस, प्राइस ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड बी, ये इक्वल होनी चाहिए। एमआरएस का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और पी ए डिवाइड बाई पीबी का मतलब क्या, स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब बजट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होता है, हमेशा एंड टू एंड कांस्टेंट होगा, इस वजह से बजट लाइन स्ट्रेट होती है। इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है ना, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, वो इस वजह से होता ही है क्योंकि एमआरएस डिक्लाइन होता जाता है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे जो पॉइंट एफ है, इस पॉइंट एफ पे क्या है, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो मैक्सिमम है ना, जबकि यहां पर क्या है, इस पॉइंट जी पे कम हो जाएगा, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बजट लाइन का स्लोप क्या है, यहां पर भी उतना ही है, यहां पर भी उतना ही है, लेकिन ये जो पॉइंट ई है यहां पर दोनों का स्लोप बराबर होता है, तो हम कहते हैं यहां पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि बजट लाइन शिफ्ट हो गई, बजट लाइन मानो पहले बजट लाइन ऐसे थी वो इस तरफ शिफ्ट हो गई, तो नया इक्विलिब्रियम बन गया, ठीक है, नया इक्विलिब्रियम बन गया। तो कहता है वहां पे जो एमआरएस होगा यानी इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, विल बी लोअर देन द ओरिजिनल, ओरिजिनल से क्या होगा, ओरिजिनल से कम होगा, क्योंकि जो प्राइस रेशो है ए और बी का वो गिर गया, प्राइस रेशो जो है ए और बी का गिर गया। कैसे गिर गया, क्योंकि क्योंकि जो पी ए डिवाइडेड बाई पी बी है, हमें पता है कि ए की प्राइस क्या होगी, ए की प्राइस कम होगी। तो मानो पहले क्या था, पहले मानो 10/2 था, तो वो कितना आ गया था, 5। अब यहां पर क्या हुआ होगा, 8 आया होगा, क्योंकि ए की प्राइस कम हो गई ना। तो रखो अब ए की जगह 8, 8/2, तो वो क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि बजट लाइन का स्लोप क्या हो गया, बजट लाइन का स्लोप कम हो गया। तो अगर बजट लाइन का स्लोप कम हो गया, पहले बजट लाइन का स्लोप कितना था, पहले बजट लाइन का स्लोप था 10, ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। लेकिन अब बजट लाइन का स्लोप क्या हो गया, 8 हो गया। तो बजट लाइन का स्लोप अगर 8 हो गया तो हमें इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी कम करना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ठीक है। तो वही यहां पर ये बता रहा है कि नया जो इक्विलिब्रियम अब बनेगा ना, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, जो एमआरएस है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, उसको कम करना पड़ेगा ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल अगर 10 था, अब कम हो गया, क्योंकि बजट लाइन का स्लोप कम हो गया। तो बजट लाइन का स्लोप अगर कम हो गया तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए आपको इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी कम करना पड़ेगा। आई बात समझ? तो ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, क्लास लंबी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी अब बताने लगा हूं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स विल नेसेसरी रीच एट हायर इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि बजट लाइन आगे शिफ्ट होगी। देखो यहां पे समझो, पहले अगर यहां पे था इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व यहां पे था, इस पॉइंट पे टेंजेंट था। अब क्योंकि बजट लाइन आगे शिफ्ट हो गई तो इंडिफरेंस कर्व जाहिर सी बात है थोड़ा ऊपर बनेगा, तो हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो मैटर नहीं करता वो गुड क्या है, इंडिफरेंस कर्व अगर ऊपर चला गया है वहां पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है, तो ये क्या है, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा चल रहा है। फिर बता रहा न्यू इक्विलिब्रियम, जो नया पॉइंट बनेगा, यहाँ पे जो नया इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, इन्वॉल्व लार्जर क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ बोथ गुड ए एंड बी कंपेयर टू द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि भाई जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा ना, वहां पे क्या होगा,
वहां पे ये नेसेसरी है कि भाई लार्ज क्वांटिटी होनी चाहिए बोथ ए और बी की कंपेयर टू द ओरिजिनल, ऐसी कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की क्या, इंडिफरेंस कर्व के लिए इक्विलिब्रियम पे होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो सारी कंडीशंस वहां पर हैं, ठीक है। ये कंडीशन कोई अलग से कंडीशन नहीं है, इस टाइप की किसी भी किस्म की कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो पहली तीन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ए बी सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का। ओके, ऑलराइट, चलिए आपके लिए एक और तूफान, एक और सिरदर्द, क्वेश्चन नंबर 37। अ शॉपकीपर मिस्टर एक्स रेजेस द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी पी बाई 10%। कोई गुड है, गुड का नाम पी है, उसकी प्राइस बढ़ा दी, 10% इंक्रीज कर दी, एंड ऑब्जर्व दैट हिज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम पी इंक्रीजेस। तो उसने प्राइस इंक्रीज की, क्या की, प्राइस इंक्रीज की, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर बता रहा ही आल्सो रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी क्यू, क्यू की प्राइस क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द रेवेन्यू फ्रॉम क्यू इंक्रीजेस, कहता है लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। तो यहां पर प्राइस, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर प्राइस और रेवेन्यू के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहां पर प्राइस और रेवेन्यू के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो आपको पता है डायरेक्ट रिलेशनशिप कहां पर होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप कहां पर होता है और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कहां पर होता है, प्राइस और रेवेन्यू के बीच में। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर एक है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक, ये चीज पढ़ी है आपने, लेस देन यूनिट इलास्टिक, ईडी इज इक्वल टू स्मॉलर देन 1। तो यहां पे क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रेवेन्यू के साथ। अगर प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है। जैसे कि प्राइस पहले 10 रुपए थी तो क्वांटिटी ज्यादा बिक रही थी 4, ठीक है, तो रेवेन्यू कितना बन रहा था, 40, क्या बन रहा था, 40। फिर क्या हो गई, प्राइस क्या होगी, प्राइस आपने बढ़ा दी, क्वांटिटी क्या है, लोग फिर कम कम खरीदेंगे, जाहिर सी बात है, लाभ डिमांड है, प्राइस बढ़ाई तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। लेकिन अब आपको क्या लगेगा कि रेवेन्यू शायद कम होगा, रेवेन्यू कम नहीं होगा, ठीक है, रेवेन्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब कितना हो गया, रेवेन्यू 60 हो गया, रेवेन्यू बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ईडी इज इक्वल टू स्मॉलर देन 1, ठीक है। लेस देन यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक इसको हम बताते हैं। तो लेस देन यूनिट इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस तो बढ़ रही है, क्या, प्राइस तो बढ़ रही है, आप देखोगे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, सीधे 10 से 20 डबल हो गई, ठीक है, सीधे डबल हो गई, लेकिन क्वांटिटी पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्वांटिटी पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, कि ऐसा नहीं कि भाई क्वांटिटी बिल्कुल ही कम हो गई। तो उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी यहाँ पर नहीं है, क्या, उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, कि भाई उतना ज्यादा यहाँ पर खिंचाव नहीं है, ओके। बस ज्यादा इसके बारे में मत जानो, इतना जानो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू के साथ, रेवेन्यू के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगी तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये बता रहा है कि भाई जो पी है, जो डिमांड है पी की, उसको हम क्या बोलेंगे, लेस देन यूनिट इलास्टिक। क्या है, लेस देन यूनिट इलास्टिक, तो वही है, लेस देन यूनिट इलास्टिक है, जहां पे प्राइस बढ़ने पे रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है। 40 था फिर 60 हो गया, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है जो डिमांड है क्यू की, वो क्या है, मोर देन यूनिट इलास्टिक। तो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या किया, इसने क्यू की प्राइस बढ़ा दी, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है, सॉरी, क्यू की जो है प्राइस कम कर दी थी, रिड्यूसेस, क्यू की प्राइस कम कर दी थी, लेकिन उसका रेवेन्यू बढ़ गया, यानी प्राइस कम की लेकिन रेवेन्यू बढ़ गया, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। ये कहां पर देखने को मिलता है, ये यहां पर देखने को मिलता है, जहां पर क्या होता है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, जहां पर क्या होता है, इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप टोटल रेवेन्यू के साथ देखने को मिलता है। आई बात समझ, कि भाई अगर आप प्राइस बढ़ाओगे, प्राइस बढ़ाओगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रेवेन्यू कम होगा, लेकिन अगर आपने क्या कर दी, प्राइस कम कर दी, प्राइस आपने कम कर दी, तो प्राइस कम करने पे क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो यही यहां पर हुआ, इसने क्या किया, क्यू की क्या कर दी, क्योंकि प्राइस कम कर दी थी, रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ कमोडिटी क्यू, 10% कम कर दी, और रेवेन्यू क्या हो गया, रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि लोग उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, ठीक है, लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। तो पहले प्राइस क्या थी, 100 थी, फिर आपने प्राइस बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी, प्राइस बढ़ाने पे क्या हो गया, प्राइस बढ़ाने पे लोग उसको क्या करेंगे, कम खरीदेंगे,
तो वहां पे क्या हो जाएगा, रेवेन्यू कम जनरेट हो जाएगा। आई बात समझ। तो इसको क्या बोलते हैं, ईडी इज ग्रेटर देन 1। ईडी क्या होता है, ग्रेटर देन 1, यूनिट इलास्टिक इसको बोलते हैं। यानी कि प्राइस की वजह से क्या हो जाएगा, प्राइस की वजह से वहां पे हमें डिमांड के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यही चीज यहाँ पर बताई है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर देन यूनिट इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड है इसकी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बस आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि अगर प्राइस, ध्यान से सुनना, प्राइस और रेवेन्यू का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी प्राइस बढ़ेगी रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो रेवेन्यू कम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, पी की प्राइस बढ़ाई थी तो रेवेन्यू भी बढ़ गया था। क्या था, प्राइस बढ़ाई थी तो रेवेन्यू भी बढ़ गया था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था। ये होता है कहाँ पर, जब इनइलास्टिक डिमांड होती है। और अगर प्राइस बढ़ाने पे क्या हो रहा है, जो उसका रेवेन्यू है वो कम हो जाता है, या फिर प्राइस कम करने पे जो उसका रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या था, प्राइस कम कर दी थी लेकिन रेवेन्यू क्या था, रेवेन्यू बढ़ गया था। ठीक है, यानी उल्टा हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, 1/r। तो ये किस केस में होता है, जब डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है, यानी मोर देन यूनिट इलास्टिक। तो दोनों ठीक है। ओके, सिंपल सी चीज है, बस इतना रिलेशनशिप याद रखना। कहता बोथ कमोडिटीज कुड पॉसिबली हैव यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, कहता है यहां पर क्या है, जो दोनों कमोडिटीज है, यानी पी और उसके बाद आपका क्यू, यहां पर चांसेस हैं कि भाई दोनों की क्या होगी, दोनों की यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू है डज नॉट चेंज फॉर प्राइस ऑफ यूनिट इलास्टिक डिमांड। कहता है क्योंकि वो रेवेन्यू चेंज नहीं होता, जबकि हमें यहाँ पर पता चला कि भाई रेवेन्यू चेंज होता है। ठीक है, ये कौन सी है, स्टेटमेंट सी है, क्वेश्चन नंबर 37। तो यूनिट इलास्टिक डिमांड की अगर हम बात करें तो यूनिट इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ये आपका यूनिट इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, यूनिट इलास्टिक डिमांड यानी जहां पर ईडी क्या होता है, ईडी 1 होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है, टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है, टोटल रेवेन्यू इसके अंदर चेंज नहीं होता है। जबकि यहाँ पर हमने देखा कि भाई रेवेन्यू बढ़ गया एक के केस में, यहाँ पर हमने देखा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, दूसरे के केस में भी हमने देखा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। तो यूनिट इलास्टिक डिमांड तो नहीं हो सकती। फिर कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू कमोडिटीज, जो एक शॉपकीपर दो अलग अलग कमोडिटीज बेच रहा होगा उनकी अलग अलग इलास्टिसिटी नहीं हो सकती है। तो गलत बात है, अभी हमने देखा एक शॉपकीपर ने दो कमोडिटीज भेजी और दोनों की अलग अलग इलास्टिक थी, डिमांड जो थी एक की इलास्टिक थी एक की इन इलास्टिक थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो सिर्फ पहली दो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई बात समझ। ओके, इन चीजों का स्क्रीनशॉट उठा लिया करो, जिन लोगों के पास मेरे नोट्स नहीं है या अगर अच्छे से पढ़ा नहीं है तो उनके स्क्रीनशॉट उठा लिया करो, हेल्प हो जाएगी। चलिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 38। ये तो सबसे आसान है, सबसे आसान है ये, चलो शाबाश। ओके, मिस्टर एक्स, उनकी मंथली इनकम इंक्रीज हुई 20,000 से 25,000, इनकम इंक्रीज हुई। ओके, एज अ रिजल्ट, क्योंकि इनकम बढ़ गई, कंजप्शन ऑफ हिज बस ट्रेवल डिक्रीजेस, तो जो उनकी बस ट्रेवल की कंजप्शन थी वो डिक्रीज हो गई। अब वो ज्यादा बस से सफर नहीं करते, हो सकता है बीच में कैब वगैरह लेते होंगे, रैपिडो करते होंगे अब। लेकिन हिज कंजप्शन ऑफ रेस्टोरेंट डाइनिंग, बस की जो कंजप्शन थी वो कम हो गई, लेकिन अब बाहर घूमने फिरने लग गया। ठीक है, तो कभी रेडिसन ब्लू में जाएगा, कभी फलक में जाएगा, कभी चाय जाई में जाएगा, कभी ललित में जाएगा। ठीक है, तो अब उसकी क्या हुई, बाहर घूमने फिरने के शौक बढ़ गए। ठीक है, खाने पीने के शौक बढ़ गए उसके। फिर कह रहा विद द प्राइस ऑफ बस ट्रेवल रिमेनिंग अनचेंज्ड, बस का कंजप्शन तो उसने कम कर दिया लेकिन बस की प्राइस वो वही रही। ठीक है, तो अगर यहाँ जम्मू से कश्मीर वो ले रहा था 500 रुपये ले रहा था बस ड्राइवर फॉर एग्जाम्पल, तो वो 500 रुपये ही लगेगा, लेकिन उसने कंजप्शन कम कर दी, लेकिन प्राइस तो वही रहेगी, ड्राइवर ने प्राइसेस नहीं बढ़ाई। आई बात समझ। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर कहते हैं सेपरेटली इट इज नोन दैट जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है बस की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज लेस देन यूनिट इलास्टिक, इज लेस देन यूनिटी, यानी कि जो ईडी है वो स्मॉलर देन 1 है। किसकी ईडी, किसकी डिमांड, किसकी इलास्टिक डिमांड,
जो बस की ट्रेवल की है, बस से जो ट्रेवल करना है उसकी क्या है, स्मॉलर देन 1 है। स्मॉलर देन 1 का मतलब क्या होता है, ये है स्मॉलर देन 1। स्मॉलर देन 1 का मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ भी जाएगी, प्राइस बढ़ भी जाएगी, क्वांटिटी पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर किराया महंगा हो जाएगा आपको फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होती है, नेसेसरी होती है, जैसे मेडिसिन वगैरह होती हैं। तो अगर प्राइस बढ़ती है आप फिर भी उसकी कंजप्शन कंटिन्यू करते हो। आई बात समझ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा चलो अब ध्यान दो नीचे, पहली स्टेटमेंट, बस ट्रेवल इज इंफीरियर फॉर मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स की इनकम बढ़ गई थी। इनकम बढ़ने पे आप क्या करते हो, जो इंफीरियर गुड्स होते हो उनकी क्या करते हो, उनकी डिमांड कम करते हो। तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप उन्हें बस से जाना मन कम कर दिया, इसका मतलब कि वो उनके लिए इंफीरियर था। रेस्टोरेंट डाइनिंग इज नॉर्मल फॉर मिस्टर एक्स। रेस्टोरेंट डाइनिंग क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। ये भी क्या है, ठीक है, क्या है, ठीक है। फिर कहते हैं सिंस बस प्राइस इलास्टिसिटी, बस ट्रेवल की जो आप बस से जो कर रहे थे उस ट्रेवल, उसकी जो प्राइजेस थी, उसका जो किराया था, उसकी जो इलास्टिसिटी है लेस देन यूनिटी है, पहले बता दिया है, लेस देन यूनिटी है। तो द फॉल इन इट्स कंजप्शन, आप फिर बस से जाना क्या कर रहे हो, जो कम कर रहे हो ना, जो कंजप्शन कम कर रहे हो, वो क्यों हो रही है, मस्ट बी अट्रिब्यूटेड टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस रेथर देन इनकम। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका बस से जो आपने जाना कम कर दिया, बस से जो आपने ट्रेवल करना कम कर दिया, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि वहां पर ईडी स्मॉलर देन 1 है। और ईडी स्मॉलर देन 1 होने का मतलब है क्योंकि उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो प्राइसेस बढ़ने पे आप उसकी कंजप्शन कम कर देते हो, क्या उसकी कंजप्शन कम कर देते हो। जबकि क्वेश्चन ने खुद बताया है प्राइस ऑफ द बस ट्रेवल रिमेन अनचेंज्ड, प्राइस तो चेंज होनी नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बता रहा है द चेंज इन मिस्टर एक्स कंजप्शन ऑफ बस ट्रेवल। कहता है मिस्टर एक्स का जो ये बस ट्रेवल का जो कंजप्शन कम हुआ है ना, ये किस वजह से हुआ है, ये क्या होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, शिफ्ट ऑफ इट्स डिमांड करो, क्योंकि उसका डिमांड करो शिफ्ट हो जाएगा, मूवमेंट नहीं होगी। क्या इसको अगर हमें ग्राफिकली दिखाना होगा कि बस की कंजप्शन कम होगी, बस ट्रेवल की कंजप्शन कम होगी, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, शिफ्ट से दिखाएंगे, कंजप्शन से नहीं दिखाएंगे। आई बात समझ? तो हमें पता है, ध्यान से सुनना, बस से जो उन्होंने ट्रेवल करना कम कर दिया है, ये किस वजह से हुआ है, बस की प्राइजेस की वजह से नहीं हुआ है, प्राइजेस तो अपनी जगह फिक्स हैं, ठीक है। तो अगर प्राइजेस की वजह से कोई चीज होती है, याद करो मैंने आपको बताया था, एक है क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, और एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। याद है चेंज इन डिमांड, जब हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसमें हमने देखा था कि भाई जो शिफ्ट होता है ना, शिफ्ट शिफ्ट क्यों होता है, शिफ्ट होता है जब आप प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स को कंसीडर करते हो। और अगर आप प्राइस को एज अ फैक्टर कंसीडर करोगे, प्राइस की वजह से कोई चेंज आता है, तो उसको मूवमेंट दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पे बस की प्राइस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस की प्राइस तो इसने बता दिया है अनचेंज्ड है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई है, प्राइस के अलावा दूसरा फैक्टर है, इनकम बढ़ गया है, तो यहां पर क्या है, यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, शिफ्ट देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मूवमेंट प्राइस की वजह से होती है, और प्राइस की वजह से यहां पर बस की कंजप्शन कम नहीं हुई है, बल्कि इनकी इनकम बढ़ गई है, तो इनको बस में चलना पसंद नहीं है, इस वजह से इनका जो डिमांड करो का शिफ्ट है वो शिफ्ट करेगा। यही बात समझ? तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ए बी डी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओ गॉड, ये थे हमारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे मिस्टर एक्स को लाया जाता था, कभी उसको दुकानदार बनाया जाता था, कभी उसको बिजनेसमैन बनाया जाता था, कभी उसको कुछ और बनाया जाएगा, और फिर उसके रिलेटेड कुछ बातें बताई जाती थी, तो उस बातों के बेस के ऊपर हमें डिमांड कर, बजट लाइन, ये सारी चीजों का हमें बिहेवियर स्टडी करना था। अगर ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से किए, अच्छे से समझ आए, अगर समझ नहीं आई वीडियो को दोबारा से देख लेना, और वीडियो को दोबारा देखने से पहले एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को, बजट लाइन, इंडिफरेंस को, और खास करके जो चीजें मैंने यहां पर दिखाई, इनको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, अभी क्लास स्किप नहीं करना है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ ये 3 यूनिट हमने किए, अभी 2 यूनिट हमने करने हैं, इसी क्लास में करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ओके। तो ये होता है इन डेप्थ एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन को मैंने कितनी डिटेल में बताया, अगर ये लाइव क्लास होती तो वहां पर और भी मजा आ जाता। अब यहाँ पे देखो,
ये लाइव क्लास है जो मैंने बच्चों को पढ़ाई है। देखो 1.5 घंटे की क्लासेस हुई है, 1.5 घंटे की क्लासेस हुई हैं जहां पर इन डेप्थ इन्हीं चीजों को समझाया है। मेरे दो नोट्स हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वॉल्यूम 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, वॉल्यूम 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। ठीक है, वॉल्यूम 2 है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो वॉल्यूम 1 में आपको क्या देखने को मिलते हैं, ये वाले टॉपिक, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से समझ नहीं आई, मैक्रो नहीं आती समझ, आई डोंट नो आप लोगों ने फिर कैसे पढ़ी है। और उसके बाद वॉल्यूम 2 जो है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस है, ये चीजें समझाई है। ठीक है, तो ये ट्रिपल एस क्लास पे आप जाकर, अभी भी आपके पास टाइम है, 2 महीने बहुत होते हैं। जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो वो वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये नंबर है व्हाट्सएप का नंबर, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। ओके, तो वहां पर ये लेक्चर दिए हैं। मानो आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड समझ में नहीं आई है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको यही चीज आपको समझनी है, तो देखो वहां पर भी लाइव क्लास में टेस्ट हुआ करते थे। आई बात समझ, ऐसे ही। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे जो बाकी यूनिट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, इनके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा मैं इनको, आप वीडियो को पॉज करके जवाब दे देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 बता रहा है अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये वाला, ठीक है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है। ठीक है, लॉज ऑफ प्रोडक्शन उनके अंदर एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कहता है जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स भी बताया जाता है। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 39। तो ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं इस लॉ को पहली बार जो है ना पीए सैमुअलसन और स्टिगलर ने लाया था, और बाद में अल्फ्रेड मार्शल ने इसके ऊपर काम किया। ये स्टेटमेंट गलत है, अल्फ्रेड मार्शल ने इसके ऊपर काम किया था, बाद में पीए सैमुअलसन और स्टिगलर ने इसको आगे बढ़ाया था। उन्होंने इसको जो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी इंप्लीमेंट करके दिखाया था। ठीक है, स्मिलवल्सन एंड स्टिगलर एक्सटेंडेड इसकी जो एप्लीकेशन थी कहाँ पर, एग्रीकल्चर और बाकी इकोनॉमिक सेक्टर में इसको लाया था। ठीक है, तो ये बी गलत है, बी गलत है, सी बिल्कुल ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ये लॉन्ग रन में अप्लाई होता है, जहाँ पे बाकी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जबकि ये गलत है, लॉन्ग रन में नहीं होता, शॉर्ट रन में होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। चूज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अल्टरनेट नेम स्क्रीनशॉट उठा लो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल पहले थे जिन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया था, ये स्टिगलर और स्मिलवल्सन ये बाद में आए थे। ठीक है, ये शॉर्ट रन में होता है। ठीक है, शॉर्ट रन में हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, लॉन्ग रन में नहीं होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 3 स्टेजेस है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, पढ़ी होंगी आप लोगों ने। कहता है स्टेज 1 में क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्ट है टीपी, टीपी की कर्व ऐसे ऊपर जाएगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती जाएगी। जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो भी साथ साथ में, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो भी साथ साथ में इंक्रीज करता है। तो पहली स्टेज बिल्कुल ठीक है। फिर बता रहा है सेकंड स्टेज में, ये पहली स्टेज में हुआ, सेकंड स्टेज में क्या होगा, टीपी इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट के साथ, ऐसे ऐसे थोड़ा कमर टीडी हो जाएगी। वाइल जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज करना शुरू करेगा, वो सीधे गिरना शुरू करेगा, क्या वो गिरना शुरू करेगा, लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेकंड स्टेज में ऐसा होता है। कहता है एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज, जब ये सेकंड स्टेज भी खत्म होने वाली होगी, ठीक है, टीपी जो होता है वो मैक्सिमम को पहुंच गया होता है, यहाँ मैक्सिमम को पहुंच गया होता है। जबकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो नीचे बिल्कुल जीरो को टच हुआ होता है, क्या वो बिल्कुल जीरो को टच हो गया होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कहता है थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो टीपी है कंटिन्यू टू इंक्रीज, वो फिर से कंटिन्यू करता है इंक्रीज करना, जबकि ये गलत है, वो कंटिन्यू नहीं करता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो पहली स्टेज में क्या होता है, ये स्टेज 1 है, स्टेज 1 में आप देखोगे टीपी इंक्रीज होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को टच करता है पहली स्टेज में, फिर वहां से आगे डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, टीपी इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। और सेकंड स्टेज के एंड पे क्या होता है, वो अपने मैक्सिमम को पहुंच गया होता है। ठीक है, उसी टाइम पे आप देखते हो एमपी जो है, एमपी भी क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। और सेकंड स्टेज में वो गिरना शुरू कर देता है, क्या वो सीधे गिरना शुरू कर देता है, वो गिरना शुरू कर देता है। और सेकंड स्टेज के एंड पे वो जीरो पे पहुंच गया होता है, और थर्ड स्टेज में वो फिर नेगेटिव में चला जाता है। और ये कह रहा है कि टीपी फिर से इंक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसने बोला है कि भाई थर्ड स्टेज में टीपी जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज करेगा, तो ये गलत है। चूज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40
क्वेश्चन नंबर 41 इसी के ऊपर है, इसी स्टेजेस के ऊपर, एजर्शन और रीजनिंग के स्टाइल में है। कह रहा है स्टेज 2 जो डिमिनिशिंग रिटर्न है उसको मोस्ट एफिशिएंट स्टेज माना जाता है, ठीक है, एंड अ रेशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ प्रोड्यूसर। तो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आप हमेशा सेकंड स्टेज में रहना प्रेफर करते हो, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन है इसके अंदर हमें क्या बताया जाता है कि भाई एक जो प्रोड्यूसर होगा वो कौन सी स्टेज में रहना पसंद करेगा, वो प्रोडक्शन कहाँ पे करना पसंद करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। तो बताया जाता है मोस्ट एफिशिएंट स्टेज जो होती है वो सेकंड होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एजर्शन ठीक है। बिकॉज अब ये रीजन इसका बता रहा है, बिकॉज स्टेज 2 में क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है एमपी वो पॉजिटिव ही होता है, अभी हमने देखा था। डिक्लाइन हो रहा होता है लेकिन जीरो नहीं हुआ होता है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऐड हो ही रहे होते हैं। मीनिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट इज स्टिल ऐड, धीरे धीरे हम उसको ऐड ही कर रहे होते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक एक प्रोडक्ट ऐड ही हो रहा होता है, ठीक है। वाइल जो फिक्स्ड प्रोडक्ट है इज बीइंग यूज्ड, ठीक है, जो फिक्स्ड प्रोडक्ट है उसके अंदर, क्योंकि कुछ वेरिएबल हैं, वेरिएबल चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो फिक्स्ड है वो क्या हो रहे हैं, इज बीइंग यूज्ड विद इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है, रिलेटेड टू स्टेज 1, उनका भी अच्छे से स्टेज 1 की तरह इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई मोस्ट एफिशिएंट स्टेज कौन सी है, तो आप स्टेज 2 यानी डिमिनिशिंग रिटर्न को बताते हो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव होता है एमपी, ठीक है, डिक्रीज तो हो रहा होता है लेकिन खत्म नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो टीपी इंक्रीज कर रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है, एमपी डिक्रीज कर रहा है लेकिन ऐड हो रहा है सेकंड स्टेज के अंदर। देखो ये है फिक्स्ड फैक्टर लैंड अपनी जगह ऐसे रहेगा, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर जो है वो तो चेंज होते रहेंगे, आप एक एक मजदूर बढ़ा रहे हो, मजदूर बढ़ा रहे हो, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है 24, 28, 30, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, एक टाइम पे आके मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट कम ही बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं, 6, 4, 2 डिक्लाइन ही हो रहे हैं लेकिन ऐड तो हो रहे हैं, ऐड तो हो रहे हैं। तो आप कहाँ पे रहना पसंद करोगे, यहीं पर रहना पसंद करोगे, सेकंड स्टेज में रहना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो मोस्ट एफिशिएंटली हो रहा है, ठीक है। तो मोस्ट एफिशिएंट स्टेज किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, स्टेज 2 को बोलते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ए और आर करेक्ट है, और आर जो है ए को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल ऐसा ही है। कह रहा कि भाई एक रेशनल प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर जिसका दिमाग ठिकाने पर है, विल नेवर चूज टू ऑपरेट इन स्टेज 1, वो स्टेज 1 में कभी भी काम करना प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। अभी हमने देखा जो मोस्ट एफिशिएंट स्टेज है वो स्टेज 2 है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टेज 1 जो है वहां पे क्या है, फिक्स्ड फैक्टर इज नॉट येट बीइंग यूटिलाइज्ड, उनको पूरी तरह से आपने यूटिलाइज नहीं किया। जैसे कि आपकी जमीन है, फिक्स्ड फैक्टर, उसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज अभी तक नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, अभी ज्यादा लेबर वहां पर नहीं है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ वहां पर, ओके, अभी आपने उसका फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं किया है। सो टोटल आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड स्लाइटली, ओके, तो टोटल आउटपुट आप इतना जल्दी वहां पर नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, बाय एडिंग मोर वेरिएबल इनपुट मेकिंग इट इकोनॉमिकली अनवाइज टू स्टॉप हियर। तो ये इकोनॉमिकली बिल्कुल भी सही नहीं होगा अगर आप प्रोडक्शन को यहीं पर रोकोगे, ठीक है, आपको सेकंड स्टेज में जाना ही पड़ेगा जहां पर एमपी डिक्लाइन तो होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन जो है ना, आपका टोटल प्रोडक्शन जो टच होता है मैक्सिमम वो पहुंचता ही है सेकंड स्टेज के एंड पे। आई बात समझ, इस वजह से स्टेज 1 में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और एक दूसरे को दूसरी स्टेटमेंट पहली को एक्सप्लेन कर दी। तो ये भी एक तरह का एजर्शन और रीजनिंग पूछने का तरीका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 इसी के ऊपर है, इसकी जो स्टेजेस हैं उनको आपने मैच करना है, कहां पे किस स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट का कैसा बिहेवियर रहता है, ठीक है। 3 स्टेजेस है, तीनों स्टेजेस में आपको मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, इनका बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट के बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन है। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न जिसको कहते हैं, वहां पे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 43, शाबाश। स्टेज 1 में एमपी इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी ए3। स्टेज 2 जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न, इसमें क्या होता है, एमपी पॉजिटिव रहता है बट डिक्लाइन कर रहा होता है, ठीक है, एमपी पॉजिटिव होता है बट डिक्लाइन कर रहा था, बढ़ेगा
दूसरे में डिक्लाइन करेगा लेकिन पॉजिटिव होगा, ठीक है। 6, 4, 2 कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव अभी नहीं हुआ। फिर थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न, एमपी नेगेटिव हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है आप देखोगे, ये थर्ड स्टेज है, एमपी क्या हो गया, ये है एमपी, ये नेगेटिव हो गया, गया थर्ड स्टेज में, नेगेटिव में चला गया। ये थर्ड स्टेज है, यहां से आगे नेगेटिव में चला गया। ओके ठीक है, तो क्या बन गया 8C1 पॉइंट वेयर टीपी इज मैक्सिमम, जहां पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पे एमपी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये देखो, ये टीपी मैक्सिमम है ऊपर, एमपी नीचे क्या हो गया, एमपी नीचे 0 हो गया। तो ये टीपी मैक्सिमम, एमपी क्या है, एमपी 0 हो गया। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास A3B2C1 D4 डी, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आसान था, शाबाश। चलिए, अब है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपने पढ़ा, अब है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, क्वेश्चन नंबर 44, शाबाश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, शाबाश। कहता है ये लॉ जो है ये लॉन्ग रन में अप्लाई होता है जहां पे सारे फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन वेरिएबल होते हैं। तो ठीक है, ये लॉन्ग रन में अप्लाई होता है, आई बात समझ, जहां पे सभी फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। ओके, द लॉ एग्जाम्स व्हाट हैपन टू आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इसमें हम यही देखते हैं, हम सभी इनपुट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जितने भी हमारे पास इनपुट्स होते हैं और वेरिएबल होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको बढ़ा दिया, सभी इनपुट्स को आपने बढ़ा दिया सेम प्रोपोर्शन में, सेम परसेंटेज में आपने इनको बढ़ा दिया। ओके, और उसके बाद क्या होगा, जब आप सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाते हो उसके बाद क्या होगा, वो हमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बताता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। कहते हैं इस लॉ को जो है ना एक्सक्लूसिवली, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया, ये एक्सक्लूसिवली जब आए ना, ओनली एंड ओनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट इनको बोलते हैं, ये वैसे भी गलत होते हैं। कोई भी इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ पूरी तरह से, ऐसे बहुत कम लॉ होते हैं जिनके ऊपर किसी एक ही इकोनॉमिस्ट ने 100% काम किया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, एक्सक्लूसिवली अल्फ्रेड मार्शल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और बहुत सारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, इवन के डेविड रिकार्डो ने भी इसके ऊपर काम किया है। फिर बता रहा है कि भाई ये लॉ जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट रन रिलेशनशिप के लिए है, जबकि ये गलत है, लॉन्ग रन के लिए होता है। शॉर्ट रन के लिए कौन सा होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। तो चूज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन ए, सी और डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो डिमिनिशिंग, आपको पता है इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं क्या, इस लॉ की अलग अलग स्टेजेस हैं, उनमें से एक आती है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ओके, तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के ऊपर उसने उस सीधे स्टेज के ही ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो डीआरएस बताता है कब होता है, क्वेश्चन नंबर 45 है ये हमारा। तो कहता है डीआरएस यानी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल ऐसा कब होता है, ये स्टेज कब आती है, व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट, जब आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा, लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। आपने इनपुट तो बहुत ज्यादा दिया लेकिन जो आउटपुट आया ना, वो आउटपुट क्या आया, कम आया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, डीआरएस में ऐसा होता है कि भाई आपने इनपुट लगा लिया, इनपुट तो आपने लगा लिया लेकिन जो आउटपुट जनरेट हुआ, आउटपुट उतना ज्यादा जनरेट नहीं हुआ। तो इस स्टेज में क्या होता है, डीआरएस में ही होता है, आपने इनपुट तो बहुत लगा लिया लेकिन जो आउटपुट है, आउटपुट उतना ज्यादा आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट, ठीक है। इनपुट आपने लगा लिया लेकिन आउटपुट जो है, आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट कम आ गया, ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो डीआरएस, ये जो ऐसा हुआ ना कि आपने इनपुट तो लगा लिया लेकिन आउटपुट कम आया, ऐसा क्यों होता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ये आई होप आपने ये डिस इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इंटरनल डिस इकोनॉमीज, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, डिस इकोनॉमी ही इसके पीछे रीज़न होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, ये तो ठीक है, फिर बता रहा है तीसरा इंटरनल डिस इकोनॉमी, जो इंटरनल डिस इकोनॉमी यानी एक फर्म के ही अंदर होगी, वो कहता है वो सभी फर्म को, एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स है ना, वो सबको इफेक्ट करेगा, सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक फर्म को नहीं करता। तो ये गलत है,
इंटरनल डिसइकोनॉमी सिर्फ उस, अगर मेरी फर्म में कोई गड़बड़ है तो वो मेरी इंटरनल डिसइकोनॉमी होगी, उससे पूरी इंडस्ट्री को लॉस नहीं होगा। तो जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, तो उसमें अगर कोई गड़बड़ वोडाफोन कर रहा है तो वो क्या होगा, वो उसकी अपनी इंटरनल डिसइकोनॉमी होगी। ऐसा नहीं है कि बाकी सबका बट्टा बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत बता रहा है कि भाई इंटरनल डिसइकोनॉमी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को नहीं करती। ठीक है, फिर बता रहा स्टिफ कंपटीशन अराइजिंग एज एन इंडस्ट्री एक्सपेंड्स, अगर जब इंडस्ट्री बढ़ने लग जाती है, जैसे कि भाई अचानक से आपको पता है जियो, एयरटेल, मानो कि भाई जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, टाटा डोको, अचानक से बहुत सारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आ गई, बढ़नी शुरू हो गई। तो ये क्या इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी। तो ये क्या है, स्टिफ कंपटीशन, कि भाई यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, स्टिफ कंपटीशन इसको बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी है, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी है। इसकी वजह से क्या होगा ना, जो प्रॉफिट पहले वो बनाया करती थी, दो तीन कंपनीज, वो दो तीन फर्म्स बनाया करती थी प्रॉफिट, अब वो उतना नहीं बना पाएंगी, क्योंकि अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले सिर्फ जोमेटो था, तो जोमेटो की मोनोपोली थी, लेकिन उसके बाद स्विगी आ गया, ट्योंग आ गया, और इतने सारी एप्स आ गई। अब क्या हो गया, पहले जो जोमेटो को प्रॉफिट हुआ करता था, उसका जो टर्नओवर हुआ करता था, वो क्या हो गया, वो कम हो गया। आई बात समझ? ठीक है, तो ये क्या है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, बताओ भाई इनकरेक्ट क्या है। तो इनकरेक्ट तो इसमें एक ही थी, स्टेटमेंट सी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, एजर्शन रीजनिंग इसी डिस इंटरनल इकोनॉमीज, डिस इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी है। ठीक है, ख्याल रखना। इंटरनल इकोनॉमी क्या करती है, बेनिफिट करती है सिर्फ एक सिंगल फर्म को जो एक्सपेंड हो गई, जबकि एक्सटर्नल इकोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट पहुंचाती है। ठीक है, एजर्शन ठीक है, बिकॉज इंटरनल इकोनॉमी जो है वो एक फर्म के अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन से अराइज होती है। भाई जैसे उसने स्पेशलाइजेशन वहां पे शुरू कर दी, उसने एक्सपोर्ट मैनेजमेंट वहां पर शुरू की, उसने एक्सपोर्ट्स लाए, उसने मेरिट बेस के ऊपर नहीं लाया, उसने अच्छा कंपटीशन करवा दिया, और उसने बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हायर की वहां पे। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो उसकी इंटरनल इकोनॉमी होगी कि भाई केपेबल बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। जबकि एक्सटर्नल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, वो कैसे आती है, जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री एज अ होल ग्रो करती है। तो भाई रोड्स अच्छी बन गई, ठीक है, रोड्स अच्छी बन गई, उनको टैक्स रिलैक्सेशन मिल गई, और उनको बाकी भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल गए, तो वो ओवरऑल पूरी की पूरी इंडस्ट्री को उसका फायदा होगा, सिर्फ एक फर्म को फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनल इकोनॉमी जो है वो बेनिफिट करती है एक फर्म को जो एक्सपेंड होगी, जबकि एक्सटर्नल जो है वो पूरी इंडस्ट्री को करती है। और नीचे उसका रीजन दे रहा है कि भाई इंटरनल इकोनॉमी इस वजह से, ठीक है, और एक्सटर्नल इकोनॉमी इस वजह से। तो बिल्कुल ठीक है, एजर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट, और रीजन एजर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 का ए। 47, चलिए, तो जो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, उसकी जो स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट, पहले ऐसे होता ना, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। पहले क्या होता है, इनपुट लगा लिया, ठीक है, आउटपुट ज्यादा आ गया, फिर इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो जाता है, फिर आपका क्या हो जाता है, इनपुट ज्यादा हो जाता है, आउटपुट कम हो जाता है, डिसइकोनॉमीज की वजह से। ओके, तो कह रहा है चलो मैंने तो समझा दिया, यहीं पे क्वेश्चन समझा दिया मैंने आपको, ये हो गया सॉल्व। चलो फिर भी बता दो, क्वेश्चन नंबर 47 समझा दिया मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 47, पहला बता रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, तो ये किसके साथ जाएगा, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट ज्यादा होगा इनपुट के कंपैरिजन में, ठीक है ना, आउटपुट ज्यादा होगा इनपुट के कंपैरिजन में, पहली स्टेज होती है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। फिर उसके बाद कांस्टेंट, 47 का ये आ गया A4 देख लो, A4 एक ही जगह है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एलिमिनेशन सही हो गया। अब मिस्टर एक्स वापस आ गया, तो मिस्टर एक्स वाले क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट उठा लो, ये आप खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने 4 आपको मिस्टर एक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए, ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये आप सॉल्व करके लाओगे। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कल से शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी हम शुरू करेंगे, उसको रिवाइज करना। मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, पहले रुको, ये टॉपिक आप तैयार करके लाओगे, नेक्स्ट टेक्स्ट आपका इसके ऊपर होगा।
ये 3 टॉपिक लाना, ठीक है, ये 3 टॉपिक लाना, नेक्स्ट टेस्ट इनके ऊपर होगा, ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी, प्लानिंग एंड मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये लाना रिवाइज करके, नेक्स्ट टेस्ट इसके ऊपर होगा। फिलहाल इनका स्क्रीनशॉट उठा लो। ये है क्वेश्चन नंबर 48, वीडियो को रोको, पॉज करो, स्क्रीनशॉट उठाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, वीडियो को रोको, पॉज करो, स्क्रीनशॉट उठा लो, ओके। ये हमारा कोर्स है, वहाँ पर ये इकोनॉमिक्स मैंने कवर करवाई है। दिस माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं लाइव आकर भी आपके डाउट एड्रेस करता हूँ यहाँ पे, बाबर बट, और नीचे ये डैश अंडरस्कोर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रिपल एस की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई है। ये नोट्स भी, बच्चे बोल रहे हैं नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, ये नोट्स वहीं पर है। इवन के मैंने क्वेश्चन के सेट वहाँ पर अलग से जो प्रैक्टिस करवाए हैं वो इनके अंदर है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन इनके अंदर है। अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने सेट बना के रखा है जो इन टॉपिक से पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो आपको होमवर्क याद रहा आपको क्या करना है, और साथ ही साथ इनके जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, और एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ देना, लिखना अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। जरा पता लगे कि भाई आप लोगों ने कैसे पढ़ा है। ओके, इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको जो होमवर्क दिया वो होमवर्क उसको अच्छे से करना, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करना। ये वाले टॉपिक हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, प्लानिंग एंड मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये 3 टॉपिक आपने तैयार करने हैं। नेक्स्ट टेस्ट इनके ऊपर होगा। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अच्छे से कमेंट्स किया करो, सपोर्ट किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।